हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर उपस्थित हुए हैं और ये ट्रिक्स से कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मात्र 2 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। हम 2 ट्रिक की बात करेंगे इस वीडियोस में। तो चलिए, पहला ट्रिक है हमारा आनुवांशिक रोगों को लेकर। कई बार यहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, आनुवांशिक रोग कैसे हैं, उन्हें याद करना और बार बार भूलना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस ट्रिक को याद कर लेंगे आप तो कभी नहीं भूलेंगे। और ट्रिक का नाम क्या है? वही क्लिप वही डाउट। क्या छोटा सा वही क्लिप वही डाउट। तो वही क्लिप वही डाउट से क्या तात्पर्य है, समझते हैं इस ट्रिक को, जानते हैं इस ट्रिक को, और इस ट्रिक के माध्यम से फिर अब आपको समझ में आएगा। वही को हमने कई तरह से, देखिए यहां तोड़ रखा, वही क्लिप वही डाउट। तो वही में वा को अलग कर रखा है, ही को अलग, क्ली को अलग, पा को अलग, वही डाउट्स को अलग हमने कर रखा है, सबको तोड़ रखा है। तो अब यहां बताएंगे, पहला है वा से वर्णांधता। वर्णांधता, अब वर्णांधता क्या होता है इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए। ही से हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, देखिए क्ली से क्या होगा, कि क्ली से होगा क्लीन फ्रंटल्स। क्लीन ने फ्रंटल। फिर आगे कह रहे हैं पा से क्या होगा, पाउट सिंड्रोम। क्या? पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। और वही यहां है तो वही है साइलेंट। क्या है? वही साइलेंट है। डाउट में डा लिखा है, डाउट में डा लिखा है तो डाउन सिंड्रोम होगा। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। इसके बाद टा है तो टा से क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरह से हम देखें कि वही क्लिप वही डाउट, वही क्लिप वही डाउट में हमने कहा वा से वर्णांधता हो गया, ही से हीमोफीलिया हो गया, और क्ली से क्या हो गया, क्ली से हो गया क्लीन फ्रंटर। क्लीन फ्रंटर, ठीक है। पा से हो गया पटाउ सिंड्रोम, वही यहां साइलेंट है। टाउ से हो गया डाउन सिंड्रोम, और फिर टा से हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो है ना कमाल की ट्रिक। अब थोड़ा सा इसे विस्तार से समझते हैं कि वर्णांधता क्या होती है, वर्णांधता किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। देखिए, वर्णांधता में रंगों का विभेद होता है। कई बार आपने देखा होगा कि वर्णांधता जो व्यक्ति में होता है उसे 2 कलर्स भेद नहीं कर पाता। किस किस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही समझ लेते हैं इसे। देखिए, एक लाल रंग, लाल और हरा, लाल और हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता जिसमें वर्णांधता रोग होती है। जिस भी व्यक्ति में वर्णांधता रोग होता है वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। और यह रोग होता क्यों है? यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो इसे प्रोटीन दोष भी कहते हैं। इसे डैल्मोनिज्म भी कहते हैं। प्रोटीन रोग, क्या? प्रोटीन रोग कहते हैं, डैलोनिज्म कहते हैं। प्रोटीन रोग या डैलोनिज्म रोग इस वर्णांधता रोग को कहते हैं। वर्णांधता रोग वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य नहीं करते, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे कलाकार हो गया, रेल ड्राइवर हो गया, डिजाइनर हो गया, जहाज पायलट हो गया, ये सब, कार ड्राइवर हो गया, ये सब, यानी जहां कलर्स यूज होते हैं रेड और ग्रीन, ये दोनों अगर, क्योंकि वर्णांधता जिस व्यक्ति में होती है इन दोनों कलर में भेद नहीं कर पाता, नतीजा ये होता है कि यहां पर इनको सर्विस नहीं मिलती। तो यदि आप में ऐसा रोग जिस भी व्यक्ति में हो, उस व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं और इसकी छोटी सी चीजों की।
तो इसकी बारीकी, वर्णांधता रोग जो व्यक्ति है ना, चूंकि कलर्स विभेद होते हैं और कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं इस धरती पर, कई तरह की प्रजातियां, कुछ गोरी प्रजातियां और कुछ काली प्रजातियां देखने को हमें मिलती हैं, स्त्री पुरुष भी देखने को हमें मिलते हैं। तो जो गोरी प्रजातियां है ना, वर्णांधता रोग उसमें लगभग गोरी प्रजातियों में 8% देखने को मिलता है। बात करें हम काली प्रजातियों की, तो काली प्रजातियों में यह रोग लगभग 8% लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं स्त्रियों की बात करें तो 1/10 से लेकर 1/5, यानी 1/10 से लेकर 1/5%, 1/10 से लेकर 1/5। जैसे हम मान लें कि 100% है कुल, तो 100 का 1/10 या 1/5 भाग स्त्रियों में हमें देखने को मिलता है यह रोग। ठीक है, तो इस तरह से इस रोग को हमने समझा कि वर्णांधता रोग होता क्या है। अच्छा, ये रोग जो होता है वर्णांधता रोग वंशानुक्रमगत होता है, वंश के आधार पर होता है। ये वंश परंपराएं चलती हैं, जैसे किसी के पिता में यदि है या माता में कोई रोग है वर्णांधता, तो उसके पुत्र में स्वतः ही हो जाएगा। कई बार इसके एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं कि माता पिता में नहीं होता है, फिर भी बच्चे में वर्णांधता रोग देखने को मिल जाता है। तो ये समझ गए होंगे। वर्णांधता रोग पूछा गया है कि सबसे पहले किसे हुआ था, तो सबसे पहले जो हुआ था 1876 यानी 1876 में। 1876 में इस वर्णांधता रोग की खोज जो की थी होनर ने की थी। किसने की थी? होनर ने की थी। इस वर्णांधता रोग की खोज जो की थी वो होनर ने की थी। इस बात को आप याद रखें। तो सबसे पहले खोज किसने की थी वर्णांधता की? तो 1876 में होनर ने की थी। इतनी सारी जानकारी हमें वर्णांधता के विषय में देखने को मिलती है। फिर अब यही इसी क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं दूसरा जो हमारा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? देखिए, हीमोफीलिया बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। हीमोफीलिया वाले व्यक्ति जो रोगी, ऐसे रोगी होते हैं, उन रोगियों में रक्त नहीं जमता। क्या है? अमूमन अगर हम बात करें एक सामान्य व्यक्ति की, तो सामान्य व्यक्ति में 2 से लेकर 8 मिनट तक के यदि कहीं पर कट जाता है, तो कटने के कारण उसका जो ब्लड है, चूंकि ब्लड में स्वतः थक्का जमने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है उस व्यक्ति का ब्लड जमता नहीं है। नतीजा घटना स्थल पर ही क्या होती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन से रोग ऐसे हैं या कौन सा ऐसा रोगी है जिसकी मौत घटना स्थल पर ही हो जाती है। तो हम कहेंगे कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति जो है उस रोगी की अगर तुरंत उपचार ना किया जाए, बिल्कुल इंस्टेंटली उपचार ना किया जाए, तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई कि हीमोफीलिया क्या है और हीमोफीलिया क्यों होता है। हीमोफीलिया क्यों होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब इसका विस्तार से चर्चा करेंगे बायोलॉजी की, तो वहां चर्चा कर लेंगे। अब छोटी सी बात, हीमोफीलिया की सबसे पहले जिक्र किसने किया? तो इसका वर्णन जो सबसे पहले किया था वो हैल्टन ने किया था। किसने किया था? हैल्टन ने किया था। ठीक है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग हैल्टन नाम था, हैल्टन नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इसका सबसे पहले वर्णन किया था कि हीमोफीलिया रोग ऐसे ही होता है। अब बात करें पूरे विश्व में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित प्रथम मनुष्य की बात करें, तो जो प्रथम मनुष्य वो क्या है कि वो एक सबसे पहले जो ग्रसित हैं वो हैं रानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया रोग हुआ था। सबसे पहले जो हीमोफीलिया रोग हुआ था वो रानी विक्टोरिया को हुआ था। क्या नाम है उनका? रानी विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया रोग हुआ था। ठीक है, भारत में बात करें तो भारत में हीमोफीलिया के लिए सबसे पहले जो प्रयोगशाला बनाई गई, जो प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला की हमने स्थापना की थी, वो कहां किया था? वो हमने किया था कलकत्ता में।
याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोफीलिया को वैज्ञानिकता के आधार पर, यानी वैज्ञानिक शोध करने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए इसका सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया? तो इसका प्रयोग कोलकाता में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना मनोवैज्ञानिकों ने की थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल रही है। इसके डिटेल्स में सारी चीजें बाद में अगले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे हम, जब डिटेल में चर्चा करेंगे बायोलॉजी की। तब अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। दूसरा ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रिक क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम्स में है पूछे गए हैं, तो इन्हें समझते हैं। देखिए क्या है, सोने का पेन आया, सोने का पेन आया। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मार्केट में सोने का पेन आ गया है, चलिए सारे लोग खरीद लेते हैं। ठीक, तो वो क्या था? जो सोने का पेन था वो एक प्रोटोजोआ का रोग था, तो वो मार्केट में आ गया। अब उस मार्केट में आने के कारण ही तो हमारा क्वेश्चन भी मार्केट में आ गया। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब क्या है? सोने की बीमारी, यानी जिस व्यक्ति में सोने की बीमारी हो, तो सोने की जो बीमारी होती है ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो कौन परजीवी जिम्मेदार होता है? तो वो होता है प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटोजोआ। अब बात करें का से, का पेन आया ना, तो का में आया काला जार। क्या कहते हैं इसे? काला जार, काला ज्वर कहते हैं। याद रखें, काला ज्वर। जो काला ज्वर के लिए भी जो जिम्मेदार है वो है प्रोटोजोआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है पेन आया। पेन में हमने मां को साइलेंट कर दिया, सिर्फ पा को ले रहे हैं। अब इसमें सॉरी, यहां पर पा भी ले रहे हैं। पा से क्या हो गया? पेचिस। देखिए, पेचिस सबको होती है, तो जो पेचिस होती है ना, वो क्यों होती है? उसके लिए कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? तो उसके लिए भी जिम्मेदार प्रोटोजोआ है। ठीक है, उसके लिए भी प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं, इसके बाद एक और है, मां से है मलेरिया। मलेरिया तो सबको हुआ होगा, याद रखें। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से यह भी जिम्मेदार होता है, मलेरिया। और मलेरिया में कई बार मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ हो गया। आप समझ गए होंगे कि जो परजीवी द्वारा होने वाले रोग हैं, ये हमने बहुत ही आसानी से हमने इसे याद कर लिया। सोने का पेन, सोने का पेन मतलब सोने की बीमारी। ठीक है, का मतलब काला ज्वर, पे मतलब पेचिस, और मां मतलब मलेरिया। तो ये हमने बहुत इजी तरीके से याद कर लिया। यहां से हमारे कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियोस पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।